हेलो एंड वेलकम टू डिसेंट नेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। सो माय नेम इज मुद्दसर अमीन। सो मैं यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। सो आप इस क्लास को डेली अटेंड करिए, ठीक है। हाँ, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है, हम कवर यहाँ पे करते हैं सारे कंसेप्ट पेपर 1 पे, जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर है, ठीक है। सो ये जो क्लास रहता है ये 8 बजे रहता है। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना, ओके यस। सो इसमें यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 1 के थ्योरी क्लास रहता है 8 बजे, ठीक है। सो इसको आप अटेंड करिएगा 8 बजे के मतलब क्लास को। तो इसके थ्योरी का कब रहता है, संडे रहता है, मंडे रहता है, ट्यूसडे रहता है, थर्सडे रहता है, ठीक है। सो एमसीक्यू क्लास भी रहता है इसके रिलेटेड, वो वेडनेसडे को रहता है, फ्राइडे को रहता है और सैटरडे को रहता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया टाइम टेबल। और भी एक क्लास होता है 10 बजे, ठीक है। 10 बजे क्लास होता है 10 AM पे, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास होता है, उसको भी आप अटेंड करिए। वो मैथमेटिकल रीजनिंग पे होता है क्लास, उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग कवर किया जाता है और अल्फाबेटिकल रीजनिंग किया जाता है, ठीक है। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, बाकी मैथ का मतलब जो भी कंसेप्ट होंगे वो वहाँ पे क्लियर करवाएंगे, ओके। सो सर वहाँ पे बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। आप अगर आपने देखा नहीं है, आप 10 AM का क्लास अटेंड कर दो। और प्ले लिस्ट में भी है मैथमेटिकल रीजनिंग के रिलेटेड एक प्ले लिस्ट है, उसको आप देखिए और वहां से आप अटेंड करिए, ठीक है यस। सो आई होप इसको आप अटेंड करिएगा। सो स्टार्ट करने से पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आप खुद भी लाइक कर लो, ठीक है। और जो जितना हो सके उतना आप फ्रेंड्स को इनवाइट करिए कि पेपर 1 के रिलेटेड अच्छे अच्छे क्लासेस हो रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कंटेंट आ जाता है, ठीक है। वहां से आप ले सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यानी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हमें दे दो, तो वो आपको सेंड करवा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, मैं लास्ट पे आपको नंबर दिखा लूंगा, आप उन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। सो आप सब शेयर कर लो। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं कौन कौन शेयर करेगा और देखते हैं कितने हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। कोई आपको पेपर 1 के लिए पेड कोर्स नहीं लेना है, ठीक है। मैं आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। अगर आप दिसंबर 2022 के रिलेटेड उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सो पूरे पेपर 1 के कंसेप्ट उसमें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चाहे DI क्यों ना हो, चाहे पीपल डेवलपमेंट क्यों ना हो, चाहे हायर एजुकेशन क्यों ना हो, यानी कोई भी रिसर्च का यूनिट क्यों ना हो, ठीक है, सारे आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप इस क्लास को मिस नहीं करेंगे। सो आर यू रेडी? गिव योर थम्स अप, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज क्लास, ठीक है यस। थम्स अप करिए सब, बहुत अच्छा। So let's begin, let's get started. So let's start our today's topic. Today's topic is about people development and environment पे ये हमने पहले स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक बाकी क्लासेस नहीं देख लिए हैं, आप जाइए प्ले लिस्ट में, एक है इसी चैनल पे डिसेंट नेट अचीवर्स पे, वहाँ पे है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे, या PDE करके एक प्ले लिस्ट होगा, तो वहाँ से आप सारे क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। MCQ के लिए भी एक क्लास है, ठीक है। MCQs लॉजिकल रीजनिंग के रिलेटेड एक वहां पे प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ओके। सो आज हम कवर कर लेंगे एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। और जो भी हिंदी वाले हैं, हिंदी को बाद में मैं दिखाऊंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप PDF ले सकते हैं, ठीक है। सो पोल्यूशन जो है हम इसी को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके एजेंट्स कौन कौन से हैं, किस किस से पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। सो पोल्यूशन जनरेटेड बाय सॉलिड वेस्ट, जो पोल्यूशन है वो सॉलिड वेस्ट से होता है। यानी पहला जो एजेंट है, इसका एजेंट मीन्स की यानी जो इसके रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम वेस्टेज ओपन में डालेंगे तो पोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो पहला हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट, एक एजेंट है इसका।
इसमें जो पोल्यूटेंट्स आ जाते जैसे गार्बेज आता है ना, यही जो हम कूड़ा कचरा जो हम डालते हैं, ऐश जो निकलता है ना, बिग वेस्ट यानी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो होता है यानी जो जाया हुआ होता है, तो वो बनाते हैं सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, जब हम कोई काम करते हैं, कोई मतलब कंस्ट्रक्शन करते हैं या कोई डिमोलिश करते हैं, कोई बिल्डिंग या कोई भी मतलब किसी भी जगह हम डिमोलिश कुछ करते हैं, ठीक है, यहाँ से भी पोल्यूशन निकल के आता है। एग्रीकल्चर वेस्ट से मैंने एक क्लास में बोला था, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो होते हैं, मैन मेड एक्टिविटीज जो होते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है। जब फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम नाइट्रेट्स हम ज़्यादा डालेंगे एग्रीकल्चर फील्ड्स में, उससे रिवर्स और लैक्स पोल्यूट हो सकते हैं, ठीक है। यानी देयर इज एक्सेस यूज, अगर एक्सेस यूज होगा तब उससे क्या होगा, जरूरी कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। डेड एनिमल वेस्ट यानी जो एनिमल मरते हैं है ना, उनका वेस्ट जो है वो भी पोल्यूशन कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है सॉलिड वेस्ट के, तो ये मोटे मोटे एग्जांपल्स है, गार्बेज है ना, एशेज है, वेस्ट मटेरियल है, या कहीं कंस्ट्रक्शन हम करते हैं या डिमोलिश कुछ करते हैं तो वो भी एक बनता है। एग्रीकल्चर वेस्ट जो बनता है, ठीक है, या डेड एनिमल्स जो होते हैं वो भी सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके सॉलिड वेस्ट के। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो भी घर से निकलता है कचरा, ठीक है, वो भी बनता है क्या, पोल्यूशन का हिस्सा बनता है, एजेंट बनता है सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्री से, ठीक है, ये भी मेन कैरेक्टर है किसके, यानी सॉलिड वेस्ट के, ओके, ये ध्यान में रखना, यानी यहां से भी सॉलिड वेस्ट निकल के आता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट पोल्यूशन जनरेटेड बाय सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, कहां से आते हैं, ठीक है। यस, थैंक यू। सो बी है, अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप करिए सब। हाँ, पोल्यूशन फ्रॉम लिक्विड वेस्ट, थैंक यू। सो लिक्विड वेस्ट से कहां से ये जो पोल्यूशन आ जाता है, ये कौन सा एजेंट बनता है। अगर हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट देखेंगे, यानी जहां पानी होता है, ठीक है, वहां से भी पोल्यूशन हो जाए, ठीक है, तो वहां से पोल्यूशन हो सकता है। जो डिफरेंट एक्टिविटीज, मैन मेड एक्टिविटीज हो सकते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन साइकिल रन स्मूथली व्हाइल मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी ऑक्सीजन साइकिल यानी एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हो सकता है लिक्विड वेस्ट जो है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में भी मतलब ये इकोलॉजिकल बैलेंस चलता रहता है दुनिया में, वर्ल्ड में। तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन यानी एटमॉस्फेयर जो है, तो वो भी मतलब एक कहेंगे हम कि उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी ऑक्सीजन भी कभी कभार जहरीला बन सकता है अगर उसके साथ मिक्स होंगे दूसरे हार्मफुल कमेंट्स, ये कंपाउंड्स, दूसरे हार्मफुल केमिकल्स उनके साथ एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे तो वो भी एक पोल्यूटेंट बन जाता है, ठीक है। हाँ, जिसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं कि ये एक्वेटिक लिविंग जो होती है, जो पानी में रहते हैं, ठीक है, हाँ, तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, वहां से वो वापस छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ, जो एक्वेटिक लिविंग है वो कंज्यूम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है, अगर इसको यूटिलाइज किया ग्रीन प्लांट्स ने एक बार या एल्गे ने किया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है, जितना प्लांट्स होंगे, जितना ट्रीज होंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो अपना ग़िज़ा बना सकते हैं, तो कार्बन पार्टिकल्स जो होंगे वो ज्यादा नहीं रहेंगे। अब आप देखो, ये मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि जहां पे ज्यादा प्लांट्स नहीं होते हैं, ठीक है, जहां पे ज्यादा प्लांट्स नहीं होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। यानी बहुत कम प्लांट्स होते हैं तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। क्यों होता है वहां पे, अब ये भी देखो कि क्यों होता है। अगर वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तब वहां पे कार्बन मॉलिक्यूल जो होते हैं तो वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, तो उससे वहां पे गर्मी होती है। हम बोलते हैं ना, अर्बन एरियाज में ज्यादा गर्मी होती है, यानी शहरी इलाकों में ज्यादा गर्मी होती है, सिटी एरिया में ज्यादा गर्मी। क्यों होती है ज्यादा गर्मी,
क्योंकि वहां पे बहुत सारे ज्यादा लोग होते हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां पे व्हीकल ज्यादा होते हैं, ठीक है, और जो ट्रीज और प्लांट्स वहां पे बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है, तभी वहां पे ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। सो ये लिक्विड वेस्ट की कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, जो इन्हें लिक्विड की फॉर्म में होती है, ठीक है, पोल्यूटेंट्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वेरी गुड, सब स्क्रीनशॉट ले लो। सो देखते हैं पोल्यूशन फ्रॉम गैस वेस्ट्स, यानी गैस जो है, गैस से कैसे पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, ये भी देखना। गैसेस वेस्ट्स कंप्राइज कार्बन मोनोक्साइड, इसमें कार्बन मोनोक्साइड जो निकलता है इंडस्ट्री से या फैक्ट्री से या व्हीकल से, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वहां से भी हमारा कार्बन मोनोक्साइड निकल के आता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक गैसेस वेस्ट बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये बहुत हार्मफुल पोल्यूटेंट है। ओजोन जो है ये भी गैस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और स्मॉग गैसेस वो यानी ये भी स्मॉग गैसेस भी होते हैं गैसेस फॉर्म में, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो ये गैसेस जो होते हैं ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल सिटीज में होते हैं, यानी ये सिटी एरिया में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन मोनोक्साइड है। मैंने पहले ही बोला कि यानी इंडस्ट्रीज में ऐसे कार्बन मोनोक्साइड निकल के आता है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा जहां पे होगा वहां से कार्बन मोनोक्साइड निकल के आता है, तो सिटी एरियाज में ये ज्यादा हो जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ये गैसेस कहां पे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, यस। आप सब थम्स अप करिए अगर समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ गया तो दोबारा मैं समझाऊंगा, ठीक है, या आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह पोल्यूशन बाय वेस्ट विदाउट वेट, यानी वो पोल्यूशन जो मतलब किसी वेस्ट से हो जाता है जिसका कोई मतलब वजन नहीं होता, वेट नहीं होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज पोल्यूशन फ्रॉम एनर्जी वेस्ट। ये एनर्जी वेस्ट से होता है, यानी वेस्ट विदाउट वेट माइट बी अ फॉलोइंग काइंड्स। जैसे ये पोल्यूशन कैसे हो जाता है, इसका कोई मतलब हम बोलेंगे कि विदिन दिखाई नहीं देगा, या हम बोलेंगे कि यानी इसका वजन कोई नहीं, वेट नहीं होता है, ठीक है, तो इससे हो जाता है ये। तो वो कौन सा है, इसमें रेडियो एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, हीट होती है, नॉइज होता है, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें इसमें आते हैं इनको आप माइंड में रखिए। हीट जो है, नॉइज जो है, रेडियो एक्टिविटी जो है, ये पोल्यूशन होता है और से जिसका कोई वजन नहीं होता है, या एनर्जी सोर्सेज से जो पोल्यूशन हो जाता है वो पोल्यूशन बाय वेस्ट विदाउट वेट कहलाता है। एनर्जी वेस्ट में आता है, नॉइज आता है, हीट आता है, रेडियो एक्टिविटी आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी वेस्ट होते हैं इससे क्या होता है, इससे भी पोल्यूशन हो जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। यस, वेरी गुड। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या है? फ्रॉम द यूरेनियम माइनिंग ऑपरेशन टू इट्स यूज एंड अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बोथ द रिएक्टर, radioactive materials are constantly released into the environment. Furthermore, during nuclear tests, a large amount of radioactive waste is released into the environment. देखो, radioactive substances जो है, जैसे यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इस यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर डिफरेंट रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे यूरेनियम को जब इस्तेमाल किया जाता है, इसको ऑपरेशन में लाया जाता है किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, तो इसका वेस्ट जब निकलता है, यूरेनियम का जब वेस्ट निकलता है ना, चाहे रिएक्टर की फॉर्म में निकलता है या रेडियोएक्टिव मटेरियल की फॉर्म में निकलता है, ठीक है, तो अगर वो रिलीज हो जाएगा एनवायरमेंट में तो उससे भी पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। या न्यूक्लियर टेस्ट हम करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें जो बहुत सारा रेडियोएक्टिव वेस्ट निकल के आता है वो एनवायरमेंट में मिलता है, तो ये जो रेडियोएक्टिव वेस्ट बनता है ये इसी यूरेनियम के कारण बनता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस, ठीक है। तो इसके रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की सोर्सेज कौन से हैं?
व्हाट आर द सोर्सेज फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट मेन होते हैं इसके सोर्स। रेडियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है ये इनसे आता है, मैं दोबारा बताऊंगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रेडियम, यूरेनियम और थोरियम। अब आपको कल क्वेश्चन पूछा जाएगा रेडियो एक्टिव वेस्ट आर रिलीज्ड फ्रॉम एंड मिक्स इन द एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे आप इन चारों को ध्यान में रखना, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। ऐसे द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ऑन ह्यूमंस कैन रेंज फ्रॉम माइनर टू फैटल, यानी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है ये बहुत खतरा है इंसानों के लिए, तो ये कम भी नुकसान पहुंचा सकता है और ज्यादा भी। अगर ये ज्यादा हो जाएंगे, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट अगर ज्यादा हो जाएंगे एनवायरमेंट में, तो वो फैटल बन सकते हैं, यानी बहुत खतरनाक बन सकते हैं। ओके, द सेवेरिटी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय द लेवल एंड ड्यूरेशन ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। तो ये पता चलता है कि ये कितने देर तक रहता है, ठीक है। हाँ, इसकी लेवल क्या है, ठीक है। सो इससे पता चलता है रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। लो लेवल्स ऑफ लोकलाइज्ड एक्सपोजर में है ओनली ट्रांजिएंट इफेक्ट कॉजिंग माइल्ड स्किन डिस्कम्फर्ट, यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम कम होगा ये, ठीक है। कम अगर होगा एनवायरमेंट तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कॉज कर सकता है हमारे स्किन को ये अटैक कर सकता है, ठीक है। हमारे स्किन में थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो जब ज्यादा गर्मी होती है तब मतलब हमारा जो स्किन चेंज हो जाता है, ठीक है, पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि उसमें रेडियो एक्टिव वेस्टेस होते हैं, ओके। उस वक्त एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिव वेस्टेस होते हैं। सो जब भी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, अब अगर क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूशन कॉजेस स्किन प्रॉब्लम, तो आप बता देना रेडियो एक्टिव वेस्ट या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो देखना उसको रेडियो एक्टिव के रिलेटेड कौन सा होगा, वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है, रेडियम भी हो सकता है, यूरेनियम में थोरियम, ठीक है, ये ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है इससे, ओके। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। यस, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या है। लॉन्ग एट लो इंटेंसिटी एक्सपोजर कैन कॉज न्यूसिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेयर लॉस, ब्रोइसिस फ्रॉम सब्सटेंसेस, हेमोरेज एंड अदर साइड इफेक्ट्स, ठीक है। एक सेकंड रुको आप। यानी अगर इसमें कम इंटेंसिटी होगी रेडियो एक्टिव वेस्ट की, अगर कम इंटेंसिटी होगी एनवायरनमेंट में, तब थोड़े से मतलब ऐसे कारण बन सकते हैं, थोड़े से इसके डिजीज हो सकते हैं इससे, ठीक है। वो कौन से डिजीज है, जैसे न्यूसिया है। न्यूसिया होता है कि यानी जैसे कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है कि कभी कभार हमें लगता है कि वोमिटिंग आ जाए, बट वोमिटिंग नहीं होती है, ठीक है। यानी हमें लगता है कि मुझे अभी वोमिटिंग आ जाएगी, यानी ऐसी बीमारी होती है कि वो लेजीनेस होती है, ठीक है। हाँ, लेजीनेस जैसी होती है, दैट इज नोसिया, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। इस तरह वोमिटिंग जो होती है ना, अब कई कारण आती है, वोमिटिंग जो होती है, ठीक है। अब हम जब करते हैं वोमिटिंग तो वो भी इसका कारण बन सकता है, ओके। डायरिया, ये भी प्रॉब्लम है। हेयर लॉस, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ब्रोइसिस फ्रॉम सबक्यूटेनियस हेमोरेज, है ना, हेमोरेज हो सकता है। और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का, ओके। सो आई होप ये तो सारे हैं किसके, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के कारण, जो इफेक्ट्स है, ठीक है। हाँ, long term or high dose radiation exposure causes irreversible damage to DNA molecules and therefore can result in a life threatening condition, tumors and malignancies। अगर ज्यादा रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हो जाएंगे, यानी रेडियम, थोरियम, है ना, ये सारे अगर ज्यादा हो जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन में होंगे एटमॉस्फेयर में, तब बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे ट्यूमर हो सकता है, मैलिग्नेंसीज हो सकते हैं, ठीक है। हाँ,
एक सेकंड रुकिए आप। आप मोटा मोटा इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना है, मोटा मोटा याद रखिए, जो मैं बोलता हूं आपको वो आप याद रखिए, ठीक है। हाँ, तो ट्यूमर हो सकता है मैलिग्नेंसी, यानी एक टाइप का कैंसर होता है, ठीक है। तो यानी जिसका फॉर एग्जाम्पल जो गॉड न करे जब किसी को कैंसर होता है ना, पहली स्टेज में जब वो होता है तो उसको मैलिग्नेंसीज कहते हैं, ठीक है। हाँ, फिर वो आगे आगे बढ़ता तो वो पूरा कैंसर बन जाता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर हाई डोज में ये रेडिएशन इफेक्ट्स होंगे या रेडिएशन ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अगर ज्यादा होंगे एटमॉस्फेयर में, तब तो ये बीमारी हो सकती है, ओके। सो ध्यान में रखना। सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट मैलिग्नेंसीज कॉज्ड बाय रेडिएशन आर स्किन कैंसर। ओह देखो, इससे ये जो मैलिग्नेंसीज है, इससे मतलब कॉज बन जाता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, लंग कैंसर हो सकता है, थायराइड कैंसर हो सकता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसलिए यानी जब आप बाहर निकलोगे है ना, धूप में, जब ज्यादा धूप होगी तब हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं, ठीक है। या मतलब इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बचने के लिए हमें मतलब यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे ज्यादा होता है वहां से हमें मतलब ज्यादा वहां नहीं रहना चाहिए, ठीक है, जहां ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी। इसलिए जो इंडस्ट्रीज बनाई जाती है, फैक्ट्रीज बनाई जाती है, तो वो आउटस्टेशन ऑफ पॉपुलेशन बनाई जाती है, ठीक है, जहां ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये ध्यान में रखना आप कि इससे जिन्हें ज्यादा जब होंगे ये, तो कौन कौन सी बीमारी मैलिग्नेंसी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये मैलिग्नेंसी एक तरह का कैंसर है, तो कौन कौन सी बीमारी, स्किन कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, थायराइड कैंसर हो सकता है। गॉड न करे, ठीक है, अल्लाह बचाए हमें इन चीजों से, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। द चाइल्ड में बी बॉर्न विद सीरियस कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स। तो अगर ज्यादा रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होंगे है ना, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जब एटम बम डाला गया है, तो वहां पे क्या हुआ कि उसमें यूरेनियम था, है ना। हाँ, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स यूज किए गए हैं उसमें और एटम बम्स में, ठीक है। जब हिरोशिमा नागासाकी जापान में ये डाला गया था, तो वहां से आज भी जब बच्चे जन्म लेते हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूरी होती है, चाहे वो फिजिकली प्रॉब्लम है या मेंटली प्रॉब्लम है। तो दैट मीन्स कि यहां से जो ये यूरेनियम है बहुत खतरनाक है, ठीक है। जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उस जगह पे, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनको जरूरी प्रॉब्लम है। वो किसकी वजह से है? वो इसी यूरेनियम, एटम बम में जो यूरेनियम यूज होता है तो वो उसी के कारण है, ठीक है। सो इससे कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके एग्जांपल ये याद रखना, ओके, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम चलते हैं आगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं आगे। बिटवीन 6th and 9th अगस्त 1945 द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन वर फेल्ट फॉर जनरेशंस। यानी 6th and 9th अगस्त 1945 में जो देखा गया कि इन्हें न्यूक्लियर रेडिएशन की कितनी इफेक्ट्स है। एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वर बोर्न विद फिजिकल डिफेक्ट्स एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो बहुत सारे बच्चे फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है। जहां हिरोशिमा नागासाकी में जो लोग पैदा होते हैं, जो भी बच्चा पैदा होते हैं, तो वो फिजिकली डिफेक्टेड होते हैं और मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है। इन्हें मेंटली रिटार्डेशन होते हैं इनमें। सो द रेडिएशन आल्सो कॉज इंक्रीज इन कैंसर। तो इससे कैंसर भी हो सकता है। रीजन सेटल है द कंसिडरेबल हायर रेट ऑफ कैंसर। तो ज्यादा कैंसर जो पाया जाता है वो इन्हीं रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस से पाया जाता है। कंजेनिटल डिजीज प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कंजेनिटल डिजीज जो यानी जन्म के वक्त जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त वो बीमारी अगर उनमें होगी, ठीक है, तो वो उससे रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से एबनॉर्मलिटीज जो आती है, मेंटली रिटार्डेड। तो ये जो हो गया है आफ्टर द रेस्ट ऑफ जापान, जापान के बाद कुछ और शहर में हुआ है, वो हुआ है आफ्टर मोर देन 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के बाद हो गया है, ठीक है। तो
आप खुद ही देखिए, खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितना फैल गया है ये, है ना, यूरेनियम, इसका असर, इसका इफेक्ट कितना फैल गया है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देयर इज जस्ट नो स्पेस लिमिट फॉर रेडियोएक्टिविटी बिकॉज इवन माइन्यूट इवेंट्स हैव एन इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड द पोटेंशियल टू बी एक्सट्रीमली हजार्डस। यानी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है रेडियोएक्टिविटी की, यानी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस की, बिकॉज कुछ इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, जिनका इफेक्ट बॉडी पे पड़ गया, बॉडी पे पूरे, जैसे मेंटल रिटार्ड, मतलब माइंड पे असर हुआ, बॉडी पे असर हुआ, ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि इन्हें हजार्डस बन गया। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। हजार्डस बन गया ये, इन्हें बहुत खतरनाक बन गया, है ना, फैटल बन गया। सो अब टाइप्स ऑफ रेज, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस कैसे कैसे रेज आ जाते हैं, ठीक है। एक आते रेडियो वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है, ये निकल के आते हैं ऐसे। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, कितने इंफ्रारेड रेज बहुत खतरनाक होते हैं, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स-रेज, गामा रेज, ये सारे निकल के आते हैं किससे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से। ये ध्यान में रखना, कल का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बीच अमंग द फॉलोइंग डील्स विद रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, वहां पे कुछ रेज का नाम बता दिया गया होगा, माइक्रोवेव्स, हीट वेव्स, साउंड वेव्स, है ना, तो वहां जाना आप देखो तो वहां पे आप टिक किस करके माइक्रोवेव्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो इसके बाद सेकंड अभी पढ़ रहे थे हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, अभी हीट पढ़ेंगे और उसके बाद नॉइज पढ़ेंगे, ठीक है। सो हीट क्या है, इट इज a significant amount of waste heat energy is wasted into the environment via hot liquid streams or hot gases emitted by industries and autos, ठीक है। सो ये जो हीट है ये निकल के आती है एनवायरमेंट में, कैसे मिलते हैं, ये डिफरेंट गैसेस की शेप में आ जाती है, जैसे लिक्विड स्ट्रीम्स होती है या हॉट लिक्विड स्ट्रीम्स होती है, या इंडस्ट्रीज से निकल के आता है, या ऑटोमोबाइल से आ जाता है, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स, ठीक है, वहां से निकल के आ जाता है, गाड़ियों से निकल के आ जाता है, ठीक है। हीट जो गर्मी होती है, ठीक है, हीट एनर्जी, तो ये भी है कि यानी ओजोन लेयर जो है, अगर ओजोन लेयर जो है अगर ये खत्म हो गया है, जैसे ओजोन होल्स बन गए, ठीक है, ओजोन होल बन गए कहीं पे, ठीक है, तो यहां से जब लाइट पड़ेगी ओजोन होल के बीच में से, तो वहां से निकल के आ जाएंगे बहुत खतरनाक रेज, जिनको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज से क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, अगर डायरेक्टली हमारे स्किन पे पड़ जाएंगे तो उससे स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। सो देखो कितनी मतलब खतरनाक होती है ये, ठीक है। सो ऐसे हीट एनर्जी जो है ये भी डिफेक्टिव है, ये भी यानी खतरा है, डेंजरस है, किसके लिए, हमारे लिए या एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। इस तरह नॉइज जो है, यानी अगर ज्यादा नॉइज होगा, ठीक है, उससे भी हम में प्रॉब्लम हो जाएगी, हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे, ठीक है, हम सर्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से, है ना। तो ये नॉइज कहां से आ जाता है, ये मशीन से आ जाता है जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। रोड नॉइज यानी जो गाड़ियां चलती है सड़कों पे, पा पा पा, है ना, तो हाँ, तो वो भी नॉइज बन जाता है ना। यस, वेरी गुड। सो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, अगर ज्यादा ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, रेडियोज जो है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स जो होते हैं, या बहुत सारे फॉर्म्स है नॉइज के, तो ये मेन है नॉइज के, है ना। यस, सो नॉइज के ये मेन है, और ये सारे नॉइज के सोर्सेज है कि नॉइज कहां से आ जाता है और कितना इफेक्टिव रह जाता है हमारे लिए, हमारे कानों के लिए, ठीक है। किसी के कान ही बैठ जाते हैं फिर, है ना, ये ध्यान में रखना। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमने रेज का पढ़ लिया ना, ये रेज का टाइप्स ऑफ रेज, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं एक दो आपको समझाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। आपके लिए टास्क है
कि आप इनको खुद पढ़िए और मैं एक दो आपको समझाऊंगा बस। रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखो कैसे पढ़ना है। जैसे रेडियो वेव्स जो है अगर हम देखेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से कि कितना कम हो जाता है इनकी रेडियो वेव्स की ये जो फ्रीक्वेंसीज होती है, ये पहुंच जाते हैं 30 बिलियन हर्ट्ज तक या 30 गीगा हर्ट्ज तक। 30 बिलियन हर्ट्ज या हम कहेंगे 30 गीगा हर्ट्ज, तो यहां तक पहुंच जाता है इसका रेंज, इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किनकी? रेडियो वेव्स की, इनकी बात कर रहा हूं। और जो इनकी वेव लेंथ होती है वो 10 मिलीमीटर तक होती है, यानी 0.4 इंचेस तक पहुंच जाती है। रेडियो इज लार्जली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। रेडियो जो होता है ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो जाता है, वो तो है ही, जिसमें आ जाता है वॉइस, डेटा और एंटरटेनमेंट मीडिया। ठीक है, इसके लिए रेडियो यूज होता है। तो रेडियो वेव्स के लिए ऐसे होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होती है और कितनी रेडिएशन होती है इसकी रेडियो वेव्स की। ठीक है, और कैसे यूज होते हैं। सो ऐसे आपको पढ़ना है ये। इस तरह माइक्रोवेव्स को मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको कि माइक्रोवेव्स ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यूज होते हैं। ठीक है, बिटवीन रेडियो एंड इंफ्रारेड, रेडियो और इंफ्रारेड के बीच में यूज होता है क्या? माइक्रोवेव्स। ओके, सो ये ध्यान में रखना। माइक्रोवेव्स रेडियो और इंफ्रारेड के बीच में क्या यूज होता है? तो माइक्रोवेव, ये ध्यान रखना। सो इसका रेंज क्या रहता है? फ्रीक्वेंसीज क्या रहती है? 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 ट्रिलियन हर्ट्ज। 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 ट्रिलियन हर्ट्ज का रेंज रहता है, या 30 टेराहर्ट्ज। 30 टेरा ट्रिलियन हर्ट्ज के बदले में टेराहर्ट्ज भी यूज कर सकते हैं। इस तरह वेव लेंथ इसकी क्या रहती है? ठीक है, वो 10 मिलीमीटर यानी 0.4 इंच टू 100 माइक्रोमीटर, तो या हम बोलेंगे 0.004 इंच। ठीक है, तो इतना इसकी वेव लेंथ रहती है किनकी? माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव्स जो होते हैं ये हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। ठीक है, राडार में यूज होते हैं, माइक्रोवेव ओवनुस में यूज होते हैं ना, माइक्रोवेव ओवनुस जो हम यूज करते हैं, हाँ, जिसको इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी माइक्रोवेव्स यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज होता है एज ए हीट सोर्स, यानी गर्मी देने के लिए माइक्रोवेव्स इस्तेमाल हो जाते हैं। ओके, सो ऐसे आपको इनको पढ़ना है। इस तरह इंफ्रारेड रेज जो है, इंफ्रारेड रेज की वेव लेंथ जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर देखेंगे तो ये माइक्रोवेव और विजिबल लाइट में मतलब इसको फील किया जाता है। माइक्रोवेव और विजिबल लाइट में इसको फील किया जाता है आईआर को, इंफ्रारेड रेज को। इंफ्रारेड रेज की फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से करती है? 30 टेराहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज इनकी वेव लेंथ होती है। जैसे इनकी रेंज क्या रहता है? 100 माइक्रोमीटर यानी 0.004 इंचेस टू 740 नैनोमीटर्स। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। इस तरह 440 नैनोमीटर्स कितना होता है? 0.00003 इंच। ओके, सो इंफ्रारेड लाइट जो होती है ये इनविजिबल होती है ह्यूमन आई की तरफ, यानी ह्यूमन आई इंफ्रारेड रेज को नहीं देख सकती है, ये ध्यान में रखना। इंफ्रारेड रेज जो है हम नहीं देख सकते। ठीक है, ये इनविजिबल होती है। इट कैन बी फेल्ट एज हीट इफ द इंटेंसिटी इज हाई एनफ। इसको हम महसूस कर सकते हैं कैसे? हीट की शेप में। इसकी इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो हीट की शेप में इसको हम फील कर सकते हैं, बट देख नहीं सकते हैं। द वार्मर द एटमॉस्फेयर, जितना गर्म एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, इंफ्रारेड लाइट जो होती है उतना ज्यादा आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काज है, ठीक है, वो इंफ्रारेड फोटॉन से हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग CFC से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होते हैं। ठीक है, या हम बोलेंगे इंफ्रारेड फोटॉन से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऐसे आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, सो आपके टास्क है ये वाले टास्क जो मैंने अभी दे दिया है, रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो मैंने करवा दिया आपको, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड रेज। अब विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। अब अगर आपको समझ में नहीं आ गया है कि कैसे पढ़ना है, आप कमेंट सेक्शन में बोलो सर हमें ये समझ, हमें ये भी पढ़ा दीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में ये जरूर करवा दूंगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो यहां से आप अगर कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन होगा, आप इन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला अगर आपको PDF चाहिए आप इस व्हाट्सएप नंबर को पे या इस पे दोनों में से एक पे आप कर सकते हैं मैसेज, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आपकी हेल्प
जो है वो मेरी जिम्मा है, मैं आपको हेल्प करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो आप मैसेज करिए कि सर हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो या हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि कैसा लगा आपको ये वाला क्लास, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप अच्छा फीडबैक देते हो, ठीक है। हाँ, सो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, या इन व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो क्वेश्चन, उसको हम अटेंड कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।